कभी देश और दुनिया को ज्ञान देने वाला, आज देश का सबसे अशिक्षित राज्य बन गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की, वही बिहार जिसकी सीमाएं एक समय में अफगानिस्तान तक लगती थी, लेकिन आज अपने ही गरीबी और बेरोजगारी की सीमाओं को पार कर चुकी है। कैसे सम्राटों की धरती, नालंदा, विक्रमशिला जैसे शिक्षा संस्थान होने के बावजूद बिहार आज पिछड़ेपन, पलायन और राजनीतिक अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। कैसे औपनिवेशिक एवं देश की आज़ादी के बाद की कुछ नीतियों ने बिहार के विकास को दशकों पीछे धकेल दिया। कैसे बिहार ने देश की तरक्की और समृद्धि के लिए अपने ही विकास का गला घोंट दिया। आज यह एक कहानी नहीं है, यह एक दर्द है बिहार के 12 करोड़ लोगों का। वेलकम टू थिंक नेशन। आज की वीडियो के बाद आपका नज़रिया बिहार के प्रति बिल्कुल ही बदल जाएगा कि कैसे सिर्फ 150 से 200 साल के अंतराल के कुछ नीतियों ने बिहार की समृद्धि को बर्बादी की ओर धकेल दिया। फ्लैट पॉलिसी और जंगल राज से लेकर बिहार की रिवाइवल की पूरी कहानी। बिहार की बर्बादी स्टार्ट होती है 1793 से, जब फर्स्ट टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट लैंड सेटलमेंट लगाया था। गंगा और कोसी से बनी बिहार की कृषि एक समय की सबसे समृद्ध कृषि थी। कैसे जिसे सिर्फ एक जमींदारी व्यवस्था ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस नीति के बाद किसानों से उनकी ज़मीनें छीन ली गई और बड़े जमींदारों को वो ज़मीनें समर्पित कर दी गई और ब्रिटिश सरकार उन जमींदारों से एक फिक्स टैक्स लेने लगी। अब वो ज़मीनें जमींदारों के हाथों में थी और उन ज़मीनों पर खेती की जाती थी और जो टैक्स का पैसा था वो सीधे सरकार को जाता था। बदलता कुछ नहीं था, इसलिए कभी जमींदारों ने खेती को सुधारने की कोशिश नहीं की। नतीजा ये हुआ कि सिंचाई के लिए ना ही नहरें बनाई गई, ना ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कोई पहल की गई। नतीजा भूख और गरीबी बढ़ी। एक तरफ अमीर जमींदार और दूसरी तरफ खेतिहर किसान, जिनके पास अपना खेत तक नहीं बचा और मजदूर के रूप में वो रह गए। यहीं से पैदा हुई सामाजिक और जातीय असमानता, जो आगे जाकर जंगल राज का रूप ले लेती है। इस नीति ने छीन लिया बिहार से उसका कृषि विकास और दे गया एक सामाजिक असमानता, जो आगे चलकर एक बड़ा घाव बनने वाली थी। कभी जो राज्य कृषि में बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, आज कृषि में उनका पूरा नामो निशान मिट गया। औपनिवेशिक नीतियों ने बिहार के कृषि और सामाजिक समानता को खत्म कर चुका था, लेकिन अब आने वाला था आज़ाद भारत का सबसे बड़ा झटका, साल 1952। जब देश के विकास और समृद्धि और तरक्की के लिए एक नई नीति बनाई जाती है जिसका नाम होता है फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। रिमेंबर द नेम, फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। ये एक पॉलिसी जो पूरे बिहार को बर्बाद कर दी, उनके इंडस्ट्रियल सपनों को खत्म कर दी। नीति सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि देश में कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, सभी के लिए खनिज का रेट सेम रहेगा, मतलब किराया सबका बराबर होगा। इस नीति के बाद अब बिहार और झारखंड के कोयले और लोहे, इस्पात, जितनी भी खनिज संपदाएं हैं बिहार और झारखंड के पास, वो गुजरात और बिहार में सेम रेट पे मिलने लगे। क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा खनिज बिहार और उसके आसपास के क्षेत्रों में है, इसलिए प्राकृतिक रूप से बिहार को बनना चाहिए था सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट। लेकिन फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने, सिर्फ एक पॉलिसी ने बिहार से उसका ये फ़ायदा भी छीन लिया। नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गुजरात जैसे स्टेट में, जहां से एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान था। और बिहार सिर्फ एक रिसोर्स कॉलोनी बन गई जो खनिज सिर्फ प्रोवाइड करती थी, अपना प्रोडक्शन कुछ भी नहीं करती थी। सारे इंडस्ट्रीज चले गए। जिस समय देश इंडस्ट्रीज लगा रहा था, देश के अदर स्टेट्स इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, गुजरात, महाराष्ट्र और भी अदर स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट, उस समय बिहार में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो भी बिहार से शिफ्ट हो रही थी। नई इंडस्ट्रीज लगने के कोई चांसेस नहीं थे। 41 साल, पूरे 41 साल तक इस नीति ने बिहार के औद्योगिक सपनों को तोड़ दिया।
और जब 1993 में ये नीति हटाई गई तब तक असर गहरा चुका था। जो इंडस्ट्रीज बाहर जा चुकी थी वो अब बिहार वापस लौटना नहीं चाहती थी। और यही एक वजह है कि आज संसाधनों से समृद्ध राज्य बिहार पिछड़ेपन, गरीबी और पलायन की मार झेल रहा है। कभी तिरहुत, चंपारण, दरभंगा और बिहार के कई हिस्सों में गन्ने की खेती और गन्ने के मिलों का बोलबाला था। साल 1940 और 50 के बीच में बिहार देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक था, जो 1980 आते आते तक 40% का प्रोडक्शन करने लगा। जिस समय 1980 तक बिहार में 33 चीनी मिल थी, जो 2005 में आते आते तक सिर्फ 8 बच गई। ज़्यादातर चीनी मिल या तो बंद हो गए या तो ऑपरेशनल नहीं रहे। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक राज्य की मीठी यादों से काले सच तक की दास्तान है कि कैसे चीनी मिल में बोलबाला होने वाला बिहार आज खुद दूसरे राज्यों से चीनी मिल इंपोर्ट कर रहा है। नतीजा, जिन गांवों की अर्थव्यवस्था इन गन्नों और गन्ने मिलों पर डिपेंडेंट थी वो उजाड़ हो गए, उनकी खेती बर्बाद हो गई, गन्ने बचे रह गए और मजदूरों को उनकी मजदूरी तक नहीं मिल पाई। बिहार के युवा पलायन के शिकार हो गए। काम, कमाई और बेहतर लाइफ के लिए बिहार के गांव युवाओं से खाली हो गए। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी और परमानेंट लैंड सेटलमेंट ये बिहार को इंडस्ट्रियल बर्बादी देते हैं, लेकिन फिर एक समय आता है जब बिहार बदनाम होता है। बिहार के लोगों को लोग क्रिमिनल के रूप में देखते हैं, अपराधी के रूप में देखते हैं। देश भर में बिहार के लोगों को निगलेक्ट किया जाता है। सिर्फ एक कारण था, उसका नाम है जंगल राज। एक समय था जब बिहार ज्ञान, समृद्धि और संस्कृति की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन एक दौर वो भी आया जिसे बिहार के लोग डर और अपराध के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड जंगल राज, जिसे देश ने जंगल राज का नाम दिया। जंगल राज की शुरुआत जातीय राजनीति और बाहुबली नेताओं का गठजोड़ था। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति बदल चुकी थी। अब सत्ता की लड़ाई जातीय संघर्ष बन गया और इस संघर्ष से पैदा हुआ बाहुबली नेता। सरकारी व्यवस्थाएं कमजोर हो गई, कानून पूरी तरह से खत्म हो गया और जिस बिहार को इंडस्ट्रीज लगानी थी वह अपराध और अपहरण जैसी इंडस्ट्री लगा रहा था उस समय। स्कूल के बच्चे, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी बिहार में सुरक्षित नहीं था। रिपोर्ट्स बताती है कि उस समय अपहरण एक इंडस्ट्री बन चुका था बिहार में। सड़कें टूटी, उद्योग रुके और शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई। जहां एक समय में शुगर मिल्स और चीनी मिलों की चमक थी, वहां से आज निवेशक डर के कारण बिहार को छोड़कर जा रहे थे। अपराध की दुनिया इतना बढ़ चुका था कि बाहुबली नेता विधानसभा में बैठते थे और वही कानून बनाते थे और वही कानून को तोड़ते भी थे। नतीजा, बिहार के लोग बिहार को छोड़कर पलायन कर गए, अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए। यह एक घाव जिसने बिहार को पूरी तरह से तबाह कर दिया और पलायन की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया।